Dear learner, this one is the lecture 2 in heterocyclic compound, and in this lecture we are going to cover the topic on pyrrole. In this section we can discuss the introduction to pyrrole, method of preparation of pyrrole, physical properties and chemical properties of pyrroles. So first of all we can start with the introductions. पायरोल को हम एजोल भी बोलते हैं। इसमें 4 कार्बन एटम है, 5 हाइड्रोजन है और इसमें जो हेटेरो एटम है वो है नाइट्रोजन। तो ये 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। पायरोल जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है नेचुरल प्रोडक्ट का। कुछ नेचुरल प्रोडक्ट का जैसे क्लोरोफिल है, इसमें ये होता है। हेमीन है, हेमीन हेमोग्लोबिन का पार्ट है, आरबीसी पर ये होता है। कुछ एल्केलॉइड्स है, उसमें ये होता है। विटामिन B12 में ये होता है। पायरोल है, इसकी स्मॉल क्वांटिटी हमें मिलती है कोल टार में और इसके अलावा ये बोन ऑयल में भी हमें मिलता है। पायरोल का जो नाम ओरिजिनेट हुआ ये पायरोस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसको हम फेरिस बोलते हैं। और जो फेरिस है इसका ये मतलब है कि जब पायरोल के वेपर हैं ये कांटेक्ट में आते हैं सप्लिंट मॉइस्टेंट कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, देन इट विल गिव ब्राइट रेड कलर। तो इस वजह से इसको हम पायरोस बोलते हैं, दैट मीन फेरिस। तो इसके मेथड्स देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम बोन ऑयल, फ्रॉम एसिटाइलिन्स, फ्रॉम सक्सिनामाइड, फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट, फ्रॉम फ्यूरेंस, हेंच पायरोल सिंथेसिस, Paul-Knorr synthesis, and in last Knorr-Pyrrole synthesis. So first of all we can start from the bone oil. तो जो बोन ऑयल है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पायरोल होता है, तो उससे भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है एक। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो बोन ऑयल है उसको सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट अल्कलीज के साथ। डाइल्यूट अल्कली के साथ इसलिए ट्रीट करते हैं ताकि अगर कोई एसिटिक इम्प्योरिटीज इसमें है वो न्यूट्रलाइज कर जाए। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमें ये जो कम्प्लेक्स मिला है, ये कंपाउंड मिला है, इसको हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। और जो ये प्रोसेस है ये क्या करेगा, कोई बेसिक इम्प्योरिटीज है हमारा जो कंपाउंड है उसमें से ये रिमूव कर देगा। फाइनली अब हमने एसिटिक इम्प्योरिटी और बेसिक इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करेंगे। फ्रैक्शन डिस्टिलेशंस से हमें मिलेगा, फ्रैक्शन जो मिलेगा दैट इज रिच इन द पायरोल्स। अब हम क्या करेंगे कि जो ये फ्रैक्शन हमें मिला है इसको हम ट्रीट करेंगे विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पायरोल के साथ एक्ट करेगा और वो पोटाशियम सॉल्ट है पायरोल का वो तैयार कर देगा। लास्ट में हमने क्या करना है, जो पोटाशियम सॉल्ट है इसका जो हमने अलग किया हुआ है बाकी की इम्प्योरिटी से, उसकी हमें स्टीम डिस्टिलेशन करनी है एंड इन लास्ट वी कैन गेट दिस प्योर पायरोल। सो दिस वन इज द सेपरेशन ऑफ पायरोल फ्रॉम द बोन ऑयल। नेक्स्ट रिएक्शन है, इट इज फ्रॉम सक्सिनामाइड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सक्सिनामाइड है इसको हम ट्रीट करते हैं विद जिंक डस्ट, रिड्यूस करेंगे। फाइनली क्या होगा कि जो सक्सिनामाइड है विद द हेल्प ऑफ जिंक इट कैन लॉस्ट दिस 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड चेंज इनटू द पायरोल। सो सक्सिनामाइड इट इज रिड्यूस्ड टू पायरोल with the help of zinc dust. नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम द फ्यूरेंस। इंडस्ट्रियल लेवल पर ये रिएक्शन हम यूज करते हैं। इसमें क्या है कि जो फ्यूरेन है और अमोनिया है इसका जो मिक्सचर है दैट इज
हीटेड ओवर द एलुमिना और जो टेम्परेचर रेंज रहेगी वो रहेगी 753 से लेकर 763 केल्विन्स। अब क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है दैट इज इंसर्टेड इन द दिस सेक्शंस, ऑक्सीजन को ये रिप्लेस कर देगा और जो फ्यूरेन है इट विल चेंज इनटू द पायरोल्स। नेक्स्ट इज द पालनोर सिंथेसिस। इस मेथड में 1,4 डाइकीटोन जो है हेक्सेन 2,5 डाइओन, इसको हीट करते हैं विद द अमोनिया। अमोनिया की जगह प्राइमरी अमीन्स भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक वाटर मोलिक्यूल लॉस्ट करेगा और नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर ये बॉन्ड बना देगा एंड दिस इंटरमीडिएट विल गेट फॉर्म्ड। अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाएगी इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में एंड वी कैन गेट अनदर दिस साइक्लिक इंटरमीडिएट। फाइनली क्या होगा कि जो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट है इट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट, इट कैन लूज 1 मोल ऑफ वाटर एंड चेंज इनटू 2,5 डाइमिथाइल प्रोपाइल। तो ये कन्वर्जन है हेक्सेन 2,5 डाइओन्स की इनटू 2,5 डाइमिथाइल पायरोल्स में। नेक्स्ट मेथड दैट इज फ्रॉम एसिटाइलिन्स। इसमें हम क्या करते हैं कि मिक्सचर लेते हैं एसिटाइलिन्स का और अमोनिया का, 2 मोल्स हमने लिए हैं एसिटाइलिन्स के। इनको हम हीट करते हैं और पास करते हैं थ्रू द रेड हॉट ट्यूब एंड फाइनली जो एसिटाइलिन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में फ्यूज करेंगे एंड इट विल चेंज इनटू पायरोल। नेक्स्ट इज फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट। इसमें क्या करते हैं कि अमोनियम म्यूकेट है, इसको हम हीट करते हैं ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में एट 473 केल्विन्स में। अब होता क्या है इसमें सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सेम टाइम इसमें डिहाइड्रेशन होगी, इट कैन लूज 4 मोल ऑफ वाटर और सेम टाइम इसमें साइक्लाइजेशन होगी। तो ये पायरोल जो प्रोडक्ट है वो बनाएगा और यहां से एक जो अमोनिया है वो निकलेगा। सो इट इज द कन्वर्जन ऑफ द अमोनियम म्यूकेट टू द पायरोल। नेक्स्ट वन इज द वाइनेम रिएक्शन हेंस पायरोल सिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन हम करते हैं अल्फा हेलोकीटोन्स की और जो अल्फा हेलोकीटोन हमने लिया है वो है अल्फा क्लोरो एसीटोन्स विद बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर हमने लिया है इथाइल एसीटो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की जगह प्राइमरी अमीन भी हम ले सकते हैं। तो ये भी साइक्लाइजेशन रिएक्शन है और डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। अब इसमें क्या होगा कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है और इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है एंड सेम टाइम इट कैन लूज 1 मोल ऑफ HCl फ्रॉम दिस पार्ट एंड वाटर मोलिक्यूल्स and finally here we can get ethyl 2,5 dimethyl propyl 3 carboxylate। तो एक तरह से इसमें डेरिवेटिव बन रहा है पायरोल्स का। नेक्स्ट रिएक्शन है इट इज नोर पायरोल सिंथेसिस। इस मेथड में भी हम कंडेंसेशन करते हैं अल्फा अमीनो कीटोन्स की विद बीटा कीटो एस्टर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एसिड्स। तो यहाँ पर भी साइक्लाइजेशन हो रही है और कंडेंसेशन हो रही है। इस और इस कार्बन में बॉन्ड बन रहा है, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन में बॉन्ड बन रहा है एंड हियर वी कैन अगेन गेट द डेरिवेटिव इथाइल 3,5 डाइमिथाइल प्रोपाइल 2,4 डाई कार्बोक्सिलेट। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं सिंथेसिस के पायरोल के। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल।
अगर फ्रेशली डिस्टिल्ड पायरोल की बात करें तो ये कलरलेस है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन 404 केल्विन है। अगर कुछ टाइम के लिए ये एक्सपोज करता है एयर से तो ये ब्राउन कलर में ये चेंज हो जाता है, तो ये हाईली सेंसिटिव है टू द एयर। इसका जो ऑर्डर है वो काफ़ी मिलता जुलता है क्लोरोफॉर्म के साथ। ये स्प्रिंगली सोल्यूबल है, वाटर में पूरी तरह से नहीं घुलता है, और ये कम्प्लीटली सोल्यूबल है, कम्प्लीटली मिसिबल है ईथर और अल्कोहल के साथ। So it is all about the physical properties of pyro. Then come to the chemical properties. दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शंस। अगर हम पायरोल की बात करें तो पायरोल एरोमेटिक कंपाउंड है, पर इसका जो एरोमेटिक करैक्टर है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द बेंजीन। इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेरिजन टू द बेंजीन। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सिंपल सा कारण ये है कि पायरोल के केस में जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर किए जा रहे हैं 5 एटम के द्वारा, और बेंजीन के केस में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो शेयर किए जा रहे हैं 6 एटम के द्वारा। तो पायरोल के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ऑन द रिंग, और बेंजीन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ऑन द रिंग। अगर ये एरोमेटिक है तो नेचुरली ज़्यादातर जो रिएक्शनें होंगी पायरोल की वो मिलती जुलती होंगी बेंजीन के साथ, सो इट विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें यह देखा गया है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी वो होगी कार्बन नंबर 2 पर, अल्फा पोजीशन पर अगर अल्फा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, वहां पर कोई पहले से ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा वो जाएगा पोजीशन नंबर 3 पर, बीटा पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा दे विल आल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन। So we can first start with the electrophilic substitution reaction. Halogenation इसमें हम स्टडी करेंगे, नाइट्रेशन इसमें हम स्टडीज करेंगे, सल्फोनेशन इसमें हम स्टडी करेंगे, और इसमें हम स्टडी करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। So these are the common reactions in electrophilic substitution. तो इससे शुरू करते हैं हम हेलोजिनेशन से। अब हेलोजिनेशन में भी हमें अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन है या इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन है, या हम कोई कैरियर यूज कर रहे हैं। तो इस फर्स्ट केस में जो पायरोल है इट इज सब्जेक्टेड टू आयोडोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कार्बन नंबर 2 पर भी जाएगा, 3 पर भी जाएगा, 4 पर भी जाएगा और 5 पर भी जाएगा, एंड फाइनली हेयर वी कैन गेट 2, 3, 4, 5 टेट्राआयोडो पायरोल। तो चारों जगह सब्स्टिट्यूशन हो रही है आयोडीन की। तो ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या होगा कि हम ब्रोमिनेशंस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और टेम्परेचर हमने बड़ा कम रखा हुआ 273 केल्विन। अब इसमें भी वही सिचुएशन है, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन नंबर 2 पर भी जा रहा है, 3 पर भी जा रहा है, 4 पर भी जा रहा है, 5 पर भी जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो 2, 3, 4, 5 टेट्रा ब्रोमो पायरोल मिलेगा, लाइक द प्रीवियस केस। अब थर्ड केस है, इसमें जो पायरोल है इट विल सब्जेक्टेड टू हेलोजिनेशन विद थायोनाइल क्लोराइड, और टेम्परेचर जो है वो बड़ा कम रखा हुआ हमने 273 केल्विन। अब इसमें क्या है कि जो ये थायोनाइल क्लोराइड है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल है ये सिर्फ जाएगा कार्बन नंबर 2 के साथ और कार्बन नंबर 5 के साथ, एंड हियर वी कैन गेट the disubstituted product, that is 2,5-dichloropropai.
तो ये थर्ड पॉसिबिलिटीज है हैलोजिनेशन में। नेक्स्ट नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर हम क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो क्या होगा कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो नाइट्रिक एसिड है, ये आपस में रिएक्ट करके तैयार करेंगे एसिटाइल नाइट्रेट। अब जो एसिटाइल नाइट्रेट है ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कार्बन नंबर 2 पर, एंड हेयर वी कैन गेट 2 नाइट्रोपाइरोल। और जो रिएक्शन है ये बड़े कम टेम्परेचर पर हो रही है, 278 केल्विन पर ये रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट इज द सल्फोनेशन। सल्फोनेशन दैट इज कैरिड आउट बाय सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड pyridine मिक्सचर्स इन इथाइलिन क्लोराइड। टेम्परेचर जो है वो 373 केल्विन है। अब इसमें क्या होगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, और जो ये कार्बन नंबर 2 है इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी है उसमें ये इंसर्ट कर जाएगा, एंड इट विल गिव पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड। देन फ्रीडल-क्राफ्ट acylation. In this case, pyrrole that is reacted with acetic anhydride in the presence of tannic chloride. तो acetic anhydride electrophile generate करेगा, and electrophile that will attack on carbon number 2. Here we can get 2 acetyl pyrrole. Next is the coupling reaction. It is also called diatizations. इसमें क्या हो रहा है, इसमें पायरोल है ये रिएक्ट कर रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, और ये जो रिएक्शन है ये हाईली सेंसिटिव है टूवर्ड द पीएच वैल्यू। पीएच हमें 4 और 5 के बीच में ही इसमें रखनी पड़ेगी। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन नंबर 2, एंड हियर वी कैन गेट 2 aryl azopyrrole. So it is the coupling reactions. Next is the Riemann-Tiemann reaction. इस केस में क्या है, पायरोल रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर है 340 केल्विन। अब क्या हो रहा है कि क्लोरोफॉर्म और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करके जनरेट कर रहे हैं अटैकिंग रिजेंट को, और जो अटैकिंग रिजेंट है इट विल अटैक ऑन द कार्बन नंबर 2। इसमें जो अटैकिंग रिजेंट होगा वो होगा कार्बिन। तो ये 2 पायरोल कार्बा एल्डिहाइड तैयार करेगा फाइनल प्रोडक्ट। देन गेटरमैन फॉर्माइलेशन। यहां पर क्या है कि पायरोल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसको हमने लिया है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड में। तो HCl और HCl जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स को, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कार्बन नंबर 2 पर, और जो सेकंड स्टेप है वो हाइड्रोलिसिस है, एंड फाइनली हियर वी कैन गेट अगेन 2 पायरो कार्बन एल्डिहाइड। देन बिल्स-मेयर-हैक रिएक्शन। इसमें क्या है कि जो पायरोल है ये रिएक्ट करेगा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये भी 2 स्टेप रिएक्शंस है। अब ये दोनों मिलके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं, एंड इलेक्ट्रोफाइल दैट विल अटैक ऑन द कार्बन नंबर 2। उसके बाद ये जो कंपाउंड है इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, एंड फाइनली अगेन वी कैन गेट 2 पायरो कार्बा एल्डिहाइड। सो इट इज ए बाइनेम रिएक्शंस। देन द एसिटिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल। अब इसमें क्या है कि जो पायरोल है ये वीकली एसिटिक है नेचर में, and it can react with any alkali such as sodium hydroxide and potassium hydroxide to give alkali metal, salt and water.
So this one is the example. In this case, pyrrole will act as a weak acid. It can react with sodium hydroxide. This pyrrole can lose this proton, and this proton it is combined with OH minus so to give this H2O. और जो सोडियम प्लस है it will get attached with the nitrogen. So this sodium salt of pyrrole will get formed. तो ये रिएक्शन हमें ये बता रही है, दिस वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि इसमें पायरोल का जो नेचर है वो वीक एसिड है एंड इट विल गोइंग टू रिएक्ट विद दिस स्ट्रॉन्ग बेस. सिमिलरली अब जो एस्टिक करैक्टर है पायरोल का, इसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इट कैन गोइंग टू रिएक्ट विद पायरोल एंड it will give this product that is pyrrole magnesium bromide. So in this case this bond is going to break out and it will get attached with carbon 2 and simultaneously 1 mole of methane will get formed. तो ये दो रिएक्शनें हमें ये बता रही है कि पायरोल का जो नेचर है ये वीक एसिड एक्ट करता है. नाउ द एक्सप्लेनेशन फॉर द एस्टिक करैक्टर ऑफ पायरोल. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे ये जो इक्विलिब्रियम है, इसमें क्या हो रहा है, पायरोल की डिसोसिएशन हो रही है इनटू पायर अनायंस. तो यहाँ से ये H+ निकल रहा है और जो 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के, दैट इज रिमेन ऑन द नाइट्रोजन. तो नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पर. तो अब अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करें पायरोल्स की और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करें पायरोल अनायंस की, तो इन दोनों में पायरोल अनायन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है एज कंपेरिजन टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल पायरोल. तो these are the resonating structure of pyrrole anion. तो देखते हैं इन्हें. अब इसमें क्या हो रहा है, ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, इट विल गोइंग टू टेक पार्ट इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. हियर फ्रेश पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया और जो ये पाई बॉन्ड है यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया. स्ट्रक्चर नंबर 2 विल गेट फॉर्म. अगली सिचुएशन क्या है, ये लोन पेयर हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और जो ये पाई बॉन्ड है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया. स्ट्रक्चर नंबर 3 विल गेट फॉर्म. अब अगली सिचुएशन क्या है, जो यहाँ पर लोन पेयर है दैट इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया. स्ट्रक्चर नंबर 4 विल गेट फॉर्म्ड. अब लास्ट में क्या होगा, जो ये लोन पेयर है इट इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया एडिशनल और जो ये पाई बॉन्ड है इट विल शिफ्टेड हियर और यहाँ पर ही लोन पेयर आ गया विद द नेगेटिव चार्ज. स्ट्रक्चर नंबर 5 विल गेट फॉर्म्ड. अब ये जो स्ट्रक्चरें बनी है पायरोल अनायन से, अगर इनको हम कंपेयर करें with the resonating structure of the pyrrole, तो एक चीज़ जो है वो ये फ़र्क है कि पायरोल के केस में चार्ज सेपरेशन हो रही थी स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 में, पर यहाँ पर किसी तरह की चार्ज सेपरेशन नहीं है और जो नेगेटिव चार्ज है पूरे रिंग पर वो जा रहा है. तो पायरोल अनायन जब बनेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो पायरोल अनायन है दैट इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस as comparison to the resonating structure formed by the simple pyrrole. तो इसके पीछे ये वजह है कि क्यों पायरोल एस्टिक है. Then come to the basic character of the pyrrole. तो जो बेसिक करैक्टर है पायरोल का वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन. पर अगर हम बेसिक करैक्टर कंपेयर करें पिरिडीन्स के साथ और अमीन्स के साथ,
तो पायरोल है इट इज ए लेस बेसिक एज कंपेरिजन टू दिस टू। अब इसके पीछे ये कारण है कि जो पायरोल है, पायरोल में जो दो इलेक्ट्रॉन है दे विल गोइंग टू टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होंगे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, ये फ्री नहीं होंगे। और बेंजीन इसकी बात करें, पिरिडीन की अगर हम बात करें, पिरिडीन के केस में क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हैं, they are not going to take part in the delocalization of pi electron cloud। और लास्ट में अगर हम अमाइंस की बात करें तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन पर ये बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है। तो ये वजह बनती है कि जो पायरोल है ये बेसिक तो है पर ये लेस बेसिक है एज कंपेरिजन टू पिरिडीन एंड अमाइंस। अगर हम पी के एक वैल्यू कंपेयर करें तो पायरोल के केस में बड़ी ज़्यादा है, और जो बाकी के जो हमारे कंपाउंड है उसके लिए वैल्यू कम है। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिक रिएक्टर कम होगा, अगर वैल्यू कम है तो बेसिक रिएक्टर ज़्यादा होगा। देन कम टू द कॉल-स्कीमेटिक रिएक्शंस। अब इसमें क्या है, इसमें हम पोटाशियम प्रोपाइल से शुरू करेंगे। हमने सोडियम सॉल्ट लिया है पायरोल्स का। अब इसको हम ट्रीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये भी दो स्टेप है यहाँ पर हो रहे हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप पे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हो रही है इस पोजीशन पर। तो हमें यहां पर मिलेगा पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और दूसरी सिचुएशन में क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है यहां पर इंसर्ट हो रही है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा पायरोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो दो प्रोडक्ट यहां पर पॉसिबिलिटीज है बनने की। द नेक्स्ट इज द रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन। अब यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन है। अगर पायरोल की रिडक्शन हम कर रहे हैं निकल की प्रेजेंस में एट 473 केल्विन, तो इसमें क्या हो रहा है कि रिडक्शन कार्बन नंबर 2 पर भी हो रही है, 3 पर भी हो रही है, 4 पर भी हो रही है और 5 पर भी हो रही है। हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसे हम बोलते हैं पायरोलीडीन। और सेकंड सिचुएशन ये है कि अगर हम जिंक डस्ट यूज करते हैं अलोंग विद एस्टिक एसिड, तो इसमें क्या है कि जो रिडक्शन है वो सिर्फ कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पर ही हो रही है। और यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा 3 पायरोलीन। अब जो 3 पायरोलीन बना है, अगर इसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो ये फाइनली कन्वर्ट कर जाएगा पायरोलीन में। तो पायरोलीन में जो चारों कार्बन है वहां पर रिडक्शन हो रही है। तो दो अलग अलग तरह की सिचुएशन है रिडक्शन के केस में भी, और ये डिपेंड करेगी कि रिडक्शन के लिए हमने क्या यूज किया है। देन कम टू द ऑक्सीडेशन। इसमें क्या करेंगे कि पायरोल की हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और इसको हमने लिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड्स। अब ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 5 पर, एंड हियर वी कैन गेट मैलिअमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिंग एक्सपेंशन। अब इसमें क्या करेंगे कि हम या तो लिथियम का सॉल्ट लेंगे या हम पोटाशियम का सॉल्ट लेंगे पायरोल्स का, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन के लिए हम क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं एंड सोडियम इथोक्साइड। अब क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म जनरेट करेगा कार्बीन्स को, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन्स। इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। नाउ दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक होमोलिटिकली। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर गया।
अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा एंड वी कैन गेट दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यहाँ पर रिसाइक्लाइजेशन हो गई। फाइनली क्या होगा, दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच इज अनस्टेबल, ये बॉन्ड टूटेगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन इट विल शिफ्टेड टूवर्ड दिस साइड। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, एंड हियर वी कैन गेट द 6 मेंबर्ड रिंग प्रोडक्ट 3-chloro-pyridine। तो कन्वर्जन है 5 मेंबर्ड कंपाउंड का इनटू 6 मेंबर्ड कंपाउंड। देन रिंग क्लीवेज इन दिस रिएक्शन, pyrrole that is refluxed with ethanolic solution of hydroxylamines। अब इसमें क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक and the pyrrole that will undergo ring opening and it will give this succina aldehyde dioxide। तो इसमें रिंग टूट रहा है। इट इज रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। अब इसमें क्या है कि अगर हम फ्यूरेन्स की बात करें तो फ्यूरेन में अगर रिएक्शन हो रही है फ्यूरेन की मैलिक एनहाइड्राइड के साथ, तो जो वहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अकॉर्डिंग टू डायल एल्डर रिएक्शन। पर पायरोल के केस में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें अगर मैलिक एनहाइड्राइड के साथ ही रिएक्ट कर रहा है तो डायल एल्डर रिएक्शन नहीं होगी। यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूट रहा है मैलिक एनहाइड्राइड में और ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 2,2-pyrolyl-butane 1,4-dioinic acid। तो ये लास्ट रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज में एंड दिस वन इज द लेक्चर 2 इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स।